हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिन्हा और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो हम लोग जानेंगे कि क्या फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के और हम लोग कंपेयर करेंगे इसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के साथ और डीमेरिट्स और मेरिट जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 74 and 75 deals with parliamentary system at center and article 163 and 164 in the state. Modern democratic government are classified into parliamentary and presidential on the basis of relation between the executive and the legislative organs of the government. तो ये बताया गया कि वो इधर पार्लियामेंट्री होगा या प्रेसिडेंशियल होगा जैसा उसका रिलेशन है एग्जीक्यूटिव के साथ। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स, और वहीं जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर पे उसके पॉलिसी के लिए। तो जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को और वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। फिर आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट और रिस्पॉन्सिबल और वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट। तो ये तीन नाम से और पार्लियामेंट्री सिस्टम को जाना जाता है, कैबिनेट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्ट मिनिस्टर गवर्नमेंट। फिर इट इज ऑल्सो नोन एज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बिकॉज द कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट एंड स्टेज इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉयज द लेटर्स कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस होल्ड करते हैं जब तक उनकी मेजोरिटी बनी रहती है। अगर कोई दूसरा इलेक्ट होकर आ जाता है वैसे ही उन लोग का पावर खत्म हो जाता है और वो लोग हट जाते हैं। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं और वो लॉ मेकिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो लेजिस्लेटिव पार्ट होता है उनके द्वारा भी बहुत अच्छे से फुलफिल किया जाता है। तो इसलिए उनको एक एग्जीक्यूटिव और रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर भी बोला गया जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में बोला जाता है। तो आगे देख लेते हैं। अब तो आगे हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो सबसे पहला है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे जो दोनों तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और रियल एग्जीक्यूटिव हो गए प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव हो गए। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम होंगे वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को और वो बाइंडिंग होगा उनके ऊपर। तो ये नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव का रोल हो गया। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एड और एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, तभी वो एक्ट करते हैं। और ये जो एडवाइस होता है ये बाइंडिंग होता है, इसको प्रेसिडेंट ठुकरा नहीं सकता, इस एडवाइस को बोल नहीं सकता कि मना कर देगा। और आप डिटेल में देख सकते हैं 74 और 75 आर्टिकल पे मैंने इस पर डिटेल वीडियो बनाई है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेजोरिटी पार्टी रूल। जो भी पार्टी अब मेजोरिटी सीट्स एक्वायर करती है लोकसभा में वही गवर्नमेंट बनाती है और जो लीडर होते हैं उस पार्टी के वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और वो अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। और जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी एक्वायर नहीं करती है तो कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होता है जो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। फिर आगे देख लेते हैं फीचर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे होती है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बेडरॉक प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो इससे ये मतलब है कि जो मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट से इन जनरल एंड टू लोकसभा इन पर्टिकुलर। उनका एक्ट ऐसा होता है कि वो स्विम और सिंक साथ में करते हैं। मतलब अगर उनका एक डिसीजन, कोई भी एक मिनिस्टर डिसीजन लेता है तो उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो करते हैं एक के डिसीजन को। अगर एक का डिसीजन गलत है तो सब साथ में डूबेंगे। तो यहीं पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन से प्राइम मिनिस्टर को गिरा दिया जाता है तो होल पार्टी गिर जाएगी। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। फिर फोर्थ पॉइंट है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी से ये मतलब है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेंसस होता है मिनिस्टर के बीच में क्योंकि वो सिमिलर पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो होमोजेनिटी, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का ये मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टी से वो सेम बिलोंग करते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है डबल मेंबरशिप। तो डबल मेंबरशिप से ये मतलब है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट होते हैं और लेजिस्लेचर के भी पार्ट होते हैं। फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम का कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर होते हैं, वो सबको गाइड करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एड और एडवाइस करने में प्रेसिडेंट को। फिर डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो डिसॉल्व कर दें लोअर हाउस को और एक फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करवाए। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। फिर आखिरी फीचर देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है सेक्रेसी। तो 8 पॉइंट ये है कि जो मिनिस्टर होते हैं वो सेक्रेसी से अपना प्रोसीजर कैरी करते हैं और वो कोई भी इंफॉर्मेशन को डाइवर्ज नहीं कर सकते, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उनके पॉलिसीज, उनके प्रोसीडिंग क्या है पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग में। और वो ओथ भी इसी के ऊपर लेते हैं। दे टेक द ओथ ऑफ सेक्रेसी बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। तो ये फीचर्स थे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के। अब हम लोग देख लेते हैं फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का सबसे पहला फीचर है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड होता है गवर्नमेंट का और वो एग्जीक्यूटिव को भी लीड करता है। फिर द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज फॉर फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years, ओनली इम्पीच्ड फॉर ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट।
तो प्रेसिडेंट जो होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज से एक 4 साल के टर्म्स के लिए सिर्फ इलेक्ट होता है और वो इम्पीच हो सकता है सिर्फ अगर वो ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है। और ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट कौन सा होगा? जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल को टेम्पर करे। फिर थर्ड पॉइंट है द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ ए कैबिनेट और ए स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। जो प्रेसिडेंट होता है वो किचन कैबिनेट के हेल्प से एक्ट करता है। किचन कैबिनेट कौन सा हुआ? जो किचन कैबिनेट एक एडवाइजरी बॉडी होता है जो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज से बनता है और उनका इलेक्शन जो होता है वो एडवाइज करने के लिए होता है और वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट को। और जो किचन कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो कभी भी प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किए जा सकते हैं। ये जो प्रेसिडेंट है खुद के एडवाइस पे, खुद जो उसको लगता है सही वही फॉलो करेगा और किसी के एडवाइस पे वो नहीं चल सकता है अगर उसे उसका मानना है कि एडवाइस गलत है तो। फिर फोर्थ पॉइंट है द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स। तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट कोई भी एक्ट करता है तो वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ नहीं करता है कांग्रेस को। कांग्रेस जो कि पार्लियामेंट है उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओ नहीं करता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है द प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसॉल्व द हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट अब यहाँ पे डिसॉल्व नहीं कर सकते हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। ये फिफ्थ पॉइंट है। और आखिरी पॉइंट है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये 6 फीचर्स है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या मेरिट्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम के। तो सबसे पहला मेरिट है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव से ये मतलब है कि दोनों एक साथ एक्ट करते हैं और दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप और कोऑपरेशन होता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिलकर साथ में लिया जाता है। उनके बीच में एक हार्मोनियस रिलेशनशिप और कोऑपरेशन होता है और जो एग्जीक्यूटिव होता है वो पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर होता है और दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही कम चांसेस है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में कभी भी डिस्प्यूट होगा। दूसरा मेरिट है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट से मतलब है कि जो भी एक्ट अगर एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को। जो भी मिनिस्टर्स हैं अब वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। फिर थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट्स डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब होता है कि एक्सरसाइज ऑफ एब्सोल्यूट पावर। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वो एब्सोल्यूट पावर को रोक लगाता है क्योंकि इस सिस्टम में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को दी जाती है, ना कि एक सिंगल पर्सन को, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है। यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि मल्टीपल ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं तो डेस्पोटिज्म की चांस कम रहती है। एक पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया जाता है। फिर रेडी ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगर कोई भी एक पार्टी अपनी मेजोरिटी कभी भी लूज कर देती है तो हमेशा एक अपोजिट पार्टी होता है जिसका हेड को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। फिर वाइड रिप्रेजेंटेशन। वाइड रिप्रेजेंटेशन से ये मतलब है कि यहाँ पे बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, अलग अलग कल्चर, डिस्टिंक्ट स्टेट, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फॉलो करते हैं, तो अब अलग जगह से आएंगे तो हर जगह के लोगों को वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये वाइड रिप्रेजेंटेशन से यहाँ पे ये मतलब हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो सबसे पहला डीमेरिट है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट से ये मतलब है कि यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं दी जाती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गवर्नमेंट बनाया जा रहा है वो उसके टेन्योर जो कि 5 ईयर्स होता है उतना टिकेगा। क्यों? क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं मर्सी ऑफ मेजोरिटी लेजिस्लेटर्स पे फॉर देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन ऑफिस। अगर कोई भी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन या फिर पॉलिटिकल डिफेक्शन या एबल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन अगर गवर्नमेंट को अनस्टेबल कर देते हैं तो उस स्टेज में एक गवर्नमेंट फॉल कर सकती है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, जो कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी वो भी गिरी थी। इसी तरह चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवा गौड़ा, आई की गुजराल, इन लोगों का कुछ एग्जांपल है जो कि प्राइम मिनिस्टर रहे थे कुछ दिन, उनके बाद इनकी गवर्नमेंट 5 ईयर्स तक सरवाइव नहीं कर पाई थी। फिर दूसरा है नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। ये भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो है यहाँ पे स्टेबल नहीं रहती क्योंकि अनसर्टेनिटी रहती है। कभी एक गवर्नमेंट आ जाता है, कभी दूसरा। कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी होती है, बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी होती है। तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अलग आ जाती है तो इसके कारण पॉलिसी भी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट। तो ये बताएगा कि जो कैबिनेट होते हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होता है डिसीजन मेकिंग का। अब जो कैबिनेट होगा अगर वो कुछ भी चाहे वो कर सकता है, उनके पास इतना पावर है क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर को एड एंड एडवाइस जो करते हैं उनको फॉलो करना होगा और मेजर डिसीजन मेकिंग जो है वो कैबिनेट के पास ही होता है। फिर अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर से ये मतलब है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव होता है वो टुगेदर और इनसेपरेबल होता है, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में अलग अलग होता है वैसा नहीं होता है। फिर गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, फिफ्थ पॉइंट है। तो गवर्नमेंट बाय एमेच्योर से क्या मतलब
मतलब है कि अगर कोई भी इंसान को किसी भी डिपार्टमेंट में मंत्री बनाया जा रहा है तो वो एमेच्योर होते हैं, वो अपनी फील्ड में टेक्निकल उतने नहीं होते हैं। अगर किसी भी मिनिस्टर को साइंस डिपार्टमेंट में बनाया जा रहा है और उसने 10th क्लास भी पास नहीं की है, तो ये बताया गया है 5th पॉइंट में कि कोई भी सरकार बना सकता है और किसी भी स्टेज पे उसकी कोई भी IQ ना हो फिर भी वो सरकार बना सकता है। तो ये डिमेरिट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लिया गया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि फैमिलियरिटी विद द सिस्टम। उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करती थी। तो हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया क्योंकि हमारे लिए वो फेमिलियर था। दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है। डॉक्टर BR अम्बेडकर का ये मानना था कि जो स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि एक डेमोक्रेटिक एग्जीक्यूटिव को फुलफिल करनी चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से बेटर है, जो कि स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। जो अमेरिकन सिस्टम अब है वो स्टेबिलिटी तो ज़्यादा देता है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वहाँ पे बिल्कुल ही जीरो होता है। फिर थर्ड पॉइंट है कि नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। तो अब जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब वहाँ पे इंपॉर्टेंस थी कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव बॉडी में कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो ताकि वो एक साथ हार्मनी से एक्ट कर सके, इसलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। फिर फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व है कि इंडिया का जो सोसाइटी है वो हेट्रोजीनियस स्टेट है, वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं और सबसे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है क्योंकि यहाँ डिस्टिंक्ट कल्चर के लोग हैं। और जैसा कि हम लोग ने मेरिट्स में देखा था कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो वाइड रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करवाता है, तो इस कारण से तो ये 4 रीज़न थे जिसके कारण से पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।